नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हाजिर हूं, आपका दोस्त जी आर चौधरी, आपके लिए इंडियन पॉलिटी लेकर। इंडियन पॉलिटी के पीछे के वीडियो में हमने बात की थी विधेयक प्रक्रिया की, और उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे कि वास्तव में संसद में जो विधेयक की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है। तो इस वीडियो में हमने ये तक चर्चा कर ली थी कि वास्तव में साधारण विधेयक क्या होता है, ये भी हमने चर्चा की थी कि धन विधेयक क्या होता है, लेकिन एक पॉइंट लास्ट में हमने छोड़ा था कि वास्तव में वित्त विधेयक क्या होता है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वित्त विधेयक की। काफी शानदार क्लास रहने वाली है एम लक्ष्मीकांत की, संसद हम पढ़ रहे हैं। वित्त विधेयक की आज हम चर्चा करेंगे। तो देखो, बड़ा माइनर डिफरेंस है धन विधेयक और वित्त विधेयक। धन विधेयक में आपने समझा था कि आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा थी कि वास्तव में धन विधेयक किसको माना जाएगा और किसको नहीं माना जाएगा। और मैं यूं कहूं कि वित्त विधेयक और धन विधेयक में बहुत कम अंतर है, लेकिन दो तीन चीजें मोटी मोटी है। पहली चीज, वित्त जो धन विधेयक होता है वो भारत की संचित निधि और आकस्मिक निधि पर भारित होता है। मनी बिल बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। लेकिन सबसे जो अंतर करने की बात है धन विधेयक और वित्त विधेयक में, तो धन विधेयक का निर्धारण होता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष जो डिसाइड करता है, मैंने 6 पैरामीटर बताए थे कि ये धन विधेयक होता है। आपको याद होगा, भारत की संचित निधि आकस्मिक निधि में भारित हो, कोई नया टैक्स लगाया जा रहा हो, इस प्रकार के मैंने 6 बिंदुओं पर चर्चा की थी। और साथ में शर्त यह है कि उसको निर्धारित करेगा लोकसभा अध्यक्ष, वो होगा धन विधेयक। आज हम बात करने वाले हैं वित्त विधेयक की। तो वित्त विधेयक की प्रक्रिया काफी अच्छी है। धन विधेयक की प्रक्रिया को भी समझना होगा, बड़ी मैथमेटिकल लैंग्वेज है इसकी। धन विधेयक वित्त विधेयक में क्या प्रोसेस में बड़ा माइनर सा डिफरेंस है, परिभाषा में भी माइनर डिफरेंस है, और इसकी प्रोसेस जो विधेयक पारित करवाने की प्रक्रिया है उसमें भी माइनर डिफरेंस है। देखना समझेंगे। पहले हम बात करें कि वित्त विधेयक क्या होता है। तो वित्त विधेयक को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है धन विधेयक, एक होता है वित्त विधेयक, और एक होता है वित्त विधेयक सेकंड। देखो, 3 जो धन विधेयक होता है वो वित्त विधेयक होता है। ध्यान से समझना कि सारे जो धन विधेयक होते हैं वो वित्त विधेयक होते हैं। सारे धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। समझना इस बात को कि जितने भी धन विधेयक होते हैं वो वित्त विधेयक होंगे ही होंगे, लेकिन सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, क्योंकि उसके अलावा भी आप देखोगे तो वित्त विधेयक फर्स्ट और वित्त विधेयक सेकंड ये अलग होते हैं। और इसी को हम समझेंगे, क्योंकि धन विधेयक को तो हम समझ चुके हैं। तो वित्त विधेयक फर्स्ट और वित्त विधेयक सेकंड क्या होता है, तो धन विधेयक भी एक वित्त विधेयक होता है। ठीक है। तो देखो, आप बात को समझना कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। जिसको मैंने समझाया, केवल वही वित्त विधेयक धन विधेयक होंगे जिसका उल्लेख आर्टिकल 110 में किया गया। वो वित्त विधेयक ही धन विधेयक कहलाएंगे जिसका उल्लेख आर्टिकल 110 में किया गया है। और वो मैंने 6 जो बिंदु आपको याद है कि कौन कौन से धन विधेयक हो सकते हैं, वो ही क्या होते हैं, धन विधेयक होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं, वित्त विधेयक। देखो, वित्त विधेयक और धन विधेयक दोनों पैसों से रिलेटेड है, लेकिन कुछ माइनर अंतर है, उनके प्रोसेस में अंतर है। तो दूसरी बात कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा और कौन सा नहीं, ये कौन निर्धारित करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष तय करेगा। क्योंकि माइनर अंतर है, आपको और हमें भी समझने में कंफ्यूजन होगा। तो जो निर्धारित लोकसभा अध्यक्ष करेगा पैसों से रिलेटेड होगा, और जिसको निर्धारित लोकसभा अध्यक्ष कर देगा कि ये धन विधेयक है तो उसकी प्रक्रिया अलग होगी, और जिसको धन विधेयक नहीं होगा, पैसों से रिलेटेड है, वो वित्त विधेयक होगा। देखना समझना आप, वित्त विधेयक या फाइनेंस बिल, जैसे मैंने बताया था धन विधेयक को मनी बिल बोलते हैं और वित्त विधेयक को फाइनेंस बिल बोलते हैं। नाम अंग्रेजी के नाम में थोड़ा सा अंतर है। सामान्यतः राजस्व, अब वित्त विधेयक कौन सा होता है थोड़ा सा समझना। सामान्यतः राजस्व व्यय से संबंधित पहली बात है कि वित्त विधेयक वो होगा जो किसी राजस्व मतलब टैक्स से इनकम हो रही है या व्यय हो रहा है से संबंधित होगा। तो वैसा ही धन विधेयक होता है के मामलों में वित्तीय मामलों वाले विधेयक वित्त विधेयक कहलाते हैं। इस विधेयक में आने वाले वित्तीय वर्ष में नए प्रकार के कर लगने और मौजूदा कर में संशोधन आदि से संबंधित विषय शामिल होते हैं। जो वित्त विधेयक होते हैं वो किस लिए होते हैं कि आगे आने वाले वर्ष में नेक्स्ट जो ईयर आएगा उसमें कौन से टैक्स लगाने हैं
और कौन से टैक्स में संशोधन करना है, इससे संबंधित जो विधेयक होता है वो वित्त विधेयक की श्रेणी में आता है। अगले साल के लिए जो टैक्स लगने हैं या टैक्सों में संशोधन जो करना है वो वित्त विधेयक की श्रेणी में आएगा। दूसरे शब्दों में मैं यूं कहूं कि तो आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के जितने भी वित्तीय प्रस्ताव होते हैं कि अगले आने वाले वर्ष में जितने भी वित्तीय प्रस्ताव होंगे कि ये टैक्स लगाया जाएगा, इस टैक्स को बढ़ाया जाएगा, इस टैक्स को घटाया जाएगा, ये सारे के सारे क्या होते हैं, वित्तीय विधेयक की श्रेणी में आते हैं। उसे एक विधेयक में शामिल किया जाता है और यह विधेयक साधारणतः प्रत्येक वर्ष बजट पेश किए जाने के तुरंत पश्चात लोकसभा में पेश किया। और वित्त विधेयक कब पेश किया जाता है, जब बजट सत्र चलता है, तो बजट पेश होने के बाद में तुरंत बजट के बाद में वित्त विधेयक पेश किया जाता है और सरकार ये बताती है कि अगले साल में हम ये टैक्स लगाने वाले हैं, यहां छूट करने की कोशिश की जाएगी, ये करने वाले हैं। तो ये वित्त विधेयक की श्रेणी में आ जाता है। इस पर धन विधेयक की सभी शर्तें लागू होती है और इसमें संशोधन प्रस्तावित किए जा सकते हैं। धन विधेयक की सारी शर्तें तो है ही है। अब देखो कुछ हम चीजें समझेंगे। वित्त विधेयक के 3 भागों में मैंने अभी बताया, वित्त विधेयक को 3 भागों में बांट सकते हैं, धन विधेयक, वित्त विधेयक फर्स्ट और वित्त विधेयक सेकंड। तो पहले हम बात करने वाले हैं वित्त विधेयक फर्स्ट की। ध्यान से समझना, थोड़ा थोड़ा अंतर है। धन विधेयक वित्त विधेयक में कम अंतर है और वित्त विधेयक के जो 2 भाग है, वित्त विधेयक फर्स्ट और वित्त विधेयक सेकंड में भी माइनर अंतर। पहले हम बात कर लेते हैं वित्त विधेयक फर्स्ट की। वित्त विधेयक फर्स्ट की चर्चा आर्टिकल 117(1) में की गई है। जैसे धन विधेयक की बात हमने की 110 में, तो वित्त विधेयक जो फर्स्ट है उसकी बात की गई है 117 फर्स्ट में की गई है। क्या बात की गई है कि वित्त विधेयक फर्स्ट में अनुच्छेद 110 यानी जो धन विधेयक के तहत जो मुख्य 6 प्रावधानों की चर्चा की गई है वो सब तो आता ही है, साथ ही कोई अन्य विषय जो 100 अनुच्छेद 10 में नहीं लिखा गया वो भी आता है, जिससे विशिष्ट ऋण से संबंधित कोई प्रावधान। देखो जो वित्त विधेयक फर्स्ट होता है उसके लिए यह प्रावधान किया गया है कि जो धन विधेयक की बातें हैं वो प्लस कुछ अलग 117(1) में रखी गई है। तो जैसा कि विशिष्ट ऋण से संबंधित कोई विशिष्ट ऋण अलग से टैक्स को लग रहा है अगले वित्तीय वर्ष के लिए, तो वो वित्त विधेयक फर्स्ट में आएगा। अब वित्त विधेयक फर्स्ट की थोड़ा सा अंतर है धन विधेयक में कि उसके अलावा भी बातें, धन विधेयक के अलावा की बातें भी होती है। तो कुछ विशेषता इसमें धन विधेयक की होती है और कुछ उसके अलग होती है। दोनों समझना, कुछ विधेयक इस वित्त विधेयक फर्स्ट में कुछ बातें धन विधेयक की होती है और कुछ बातें वित्त विधेयक की होती है। दोनों का मिश्रण टाइप का होता है, क्योंकि कुछ बातें उसमें धन विधेयक की भी शामिल होती है और कुछ उसके अलावा भी शामिल होती है। तो देखो इसकी प्रोसेस भी क्या होगी। चूंकि वित्त विधेयक फर्स्ट अनुच्छेद 110 के सारे प्रावधान आते हैं, इसलिए इसे पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होगी। मैंने अभी बात की आपकी कि भाई वित्त विधेयक फर्स्ट में धन विधेयक की बातें भी हैं और उसके अलावा भी बातें। तो धन विधेयक की बातें हैं तो कुछ प्रोसेस फॉलो किया गया है इसमें धन विधेयक का। आप सबको पता है आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में कहा गया है कि किसी संसद में रखने से पहले धन विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। तो इसमें भी वित्त विधेयक फर्स्ट में भी पहली बात है राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होगी। उसके बाद इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे धन विधेयक होता है वैसे के वैसे इस वित्त विधेयक फर्स्ट को लोकसभा में ही रखा जा सकता है। लेकिन कुछ चीजें मैंने कहा कि धन विधेयक से अलग भी है, लेकिन अनुच्छेद 110 में वर्णित 6 मामले जो दिए उसके अलावा जो मामले होते हैं इसमें, तो उन मामलों में वित्त विधेयक फर्स्ट एक साधारण विधेयक की तरह हो जाता है। मैंने कहा कि 110 के अलावा भी उसमें बातें हैं, तो इतने देर तक तो धन विधेयक की प्रोसेस रहेगी, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, लोकसभा में रखा जाएगा। लेकिन कुछ बातें धन विधेयक के अलावा भी है, तो यहां प्रोसेस चेंज होता है, यानी कि अब इसे राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती और अब जब ये राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा इसे रोक सकती है या फिर चाहे तो पारित कर सकती है। अब राज्यसभा में जाते वक्त राज्यसभा
के पास धन विधेयक के मामलों में आप सबको पता है कि राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं है केवल 14 दिन रोकने की, लेकिन वित्त विधेयक फर्स्ट में राज्यसभा इसको रोक सकती है, अस्वीकृत कर सकती है, संशोधन कर सकती है, सब कर सकती है, जिसे साधारण विधेयक के मामले में आपने पढ़ा। और यदि दोनों में गतिरोध हो तो इस मामले में संयुक्त बैठक का भी प्रावधान है। तो वित्त विधेयक फर्स्ट जो होता है उसमें धन विधेयक की विशेषता भी है और साधारण विधेयक की विशेषताएं भी है। धन विधेयक की विशेषता कैसे है? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति और लोकसभा में ही रखा जा सकता है। साधारण की है कि राज्यसभा रोक भी सकती है, अस्वीकृत भी कर सकती है और संयुक्त अधिवेशन की बात भी हो सकती है। धन विधेयक के मामले में तो ऐसा प्रावधान था ही नहीं, तो संयुक्त अधिवेशन किया जा सकता है इसमें। दूसरी बात, यदि इस प्रकार के विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध होता है तो राष्ट्रपति दोनों गतिरोध समाप्त करने के लिए संयुक्त बैठक बुला सकता है, जबकि धन विधेयक में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान आपको पता है नहीं है। दोनों सदनों से पास होने के बाद में विधेयक फर्स्ट की क्या स्थिति है कि राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, तो वह या तो विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है या उसे रोक सकता है। क्योंकि इसमें पूर्व अनुमति ले ली है तो पुनर्विचार के लिए सदन को वापस कर सकता है। तीनों विशेषताएं आ गई है। साधारण विधेयक की तरह चल रहा है। देखो, केवल लोकसभा में जाते वक्त उस समय केवल धन विधेयक की विशेषता रहेगी, बाकी सारी के सारे साधारण। जबकि धन विधेयक में राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, लेकिन यहां ये क्या हो गया है, साधारण विधेयक हो जाता है। सारी की सारी विशेषताएं साधारण विधेयक वाली मानी जाएगी। राष्ट्रपति रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो सारा का सारा प्रोसेस समझोगे आप तो वो होगा साधारण विधेयक का। लेकिन कुछ बातें लोकसभा में रखी जाएगी और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यक होगी। यहां जो आर्टिकल 110 के कुछ प्रावधान जो 117(1) में है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति और लोकसभा में रखने के प्रावधान। वित्त विधेयक 2 क्या है? वित्त विधेयक 2 की चर्चा आर्टिकल 117(3) में की गई। जैसे वित्त विधेयक फर्स्ट की चर्चा आर्टिकल 117(1) में की गई थी, वैसे ही आर्टिकल 117(3) में वित्त विधेयक 2 की चर्चा की गई है। इस मायने में खास है कि आर्टिकल 110 का कोई भी प्रावधान शामिल नहीं होता है। देखो, वित्त विधेयक जो फर्स्ट होता है उसमें कुछ बातें धन विधेयक की बातें होती है, इसलिए प्रोसेस भी धन विधेयक की तरह होता है कुछ। लेकिन वित्त विधेयक सेकंड में कोई बात धन विधेयक की नहीं है। तो फिर इसमें क्या शामिल होता है? अनुच्छेद 117(3) के अनुसार जिस विधेयक को अधिनियमित प्रवर्तित किए जाने पर भारत की संचित निधि से धन व्यय करना पड़े, लेकिन फिर से याद रखिए कि ऐसा कोई मामला नहीं होता जिसका उल्लेख अनुच्छेद 110 में होता है। सिंपल भाषा में, सरल भाषा में मैं समझा दूं। एक जो वित्त विधेयक सेकंड है वो ये कहता है कि यार जो धन विधेयक में जो चीजें रह गई है, धन विधेयक में जो चीजें हैं, जो 6 चीजें मैंने बताई थी, उसके अलावा जो होगा वो सारा वित्त विधेयक सेकंड में होगा। देखो ध्यान से समझना, वित्त विधेयक फर्स्ट में क्या होता है, कुछ धन विधेयक की बातें होती है, कुछ अलावा होती है। लेकिन वित्त विधेयक सेकंड में जो धन विधेयक की एक भी बात शामिल नहीं होती है, तो इसलिए प्रोसेस भी उसका धन विधेयक से प्रभावित नहीं होगा। समझोगे आप? इसे साधारण विधेयक की तरह प्रयोग किया जाता है तथा इसके लिए भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो कि एक साधारण विधेयक के लिए अपनाई जाएगी। यानी कि इस विधेयक को पहले लोकसभा में पारित करने की बाध्यता नहीं है। आप सबको पता है साधारण विधेयक कहीं भी रखा जा सकता है, लोकसभा में रखा जा सकता है, राज्यसभा में रखा जा सकता है। तो ये इसके प्रोसेस डिट्टू होगी साधारण विधेयक की तरह। तो इसको पहली बात तो आप समझना कि इसको लोकसभा में रखने की बाध्यता नहीं होगी। जिस सदन में चाहे रखा जा सकता है और राज्यसभा इसे संशोधित कर सकती है, रोक भी सकती है या फिर पारित भी कर सकती है। तो सारा का सारा साधारण विधेयक की तरह। दूसरी इसकी खासियत है कि वित्त विधेयक सेकंड को सदन में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति की जरूरत नहीं है, लेकिन संसद के किसी भी सदन द्वारा इसे तब तक पारित नहीं किया जा सकता जबकि राष्ट्रपति सदन को ऐसा करने के लिए अनुशंसा नहीं करे। एक चीज इसमें नहीं आती है कि भाई राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रत्येक सदन तभी उसको पारित करेगा जब राष्ट्रपति अनुमोदन करेगा, कि राष्ट्रपति कहेगा कि पारित कर दो, तब जाकर ये एक नई चीज है साधारण विधेयक के अलावा। इस प्रकार के विधेयक पर दोनों सदनों के बीच यदि कोई गतिरोध होता है तो राष्ट्रपति गतिरोध समाप्त करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो देखो, संयुक्त बैठक की मैं बात करूं तो संयुक्त बैठक साधारण विधेयक के मामले में बैठक बुलाई जा सकती है,
धन विधेयक के मामले में बैठक नहीं बुलाई जा सकती, वित्त विधेयक फर्स्ट के मामले में बैठक बुलाई जा सकती है, वित्त विधेयक सेकंड के मामले में संयुक्त बैठक बुलवाई जा सकती है। माइनर अंतर था, दो चीजें याद रखना धन विधेयक और वित्त विधेयक के मामलों में। धन विधेयक का निर्धारण कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। जिसने लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड कर दिया धन विधेयक वो माना जाएगा। और धन और वित्त विधेयक में मामूली सा अंतर है। वित्त विधेयक की दो कैटेगरी है, वित्त विधेयक फर्स्ट और वित्त विधेयक सेकंड। वित्त विधेयक फर्स्ट में कुछ बातें धन विधेयक की शामिल होती है और कुछ बातें अलग होती है, इसलिए दोनों प्रकार का प्रोसेस होता है। वित्त विधेयक सेकंड में धन विधेयक की कोई बात शामिल नहीं होती, इसलिए धन विधेयक का कोई प्रोसेस शामिल नहीं होता, साधारण विधेयक की तरह पारित होता है। दूसरी बात, धन विधेयक के मामले में याद रखना कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही रखा जा सकता है और राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। मोस्ट बातें थी। बात थोड़ी सी आगे हम बढ़ाएंगे कि जब दोनों सदनों से पास होकर विधेयक राष्ट्रपति के पास वित्त विधेयक सेकंड की बात करूं तो वह या तो विधेयक को स्वीकृति दे सकता है या उसे रोक सकता है या उसे पुनर्विचार के लिए सदन में बैठक, क्योंकि साधारण विधेयक की बात है तो सारे के सारे पावर राष्ट्रपति के पास रहेंगे। देखो बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना काम है। संयुक्त अधिवेशन की बात चल रही थी कि संयुक्त अधिवेशन क्या होता है। आप सबको पता है कि मैंने बार बार बात की है कि साधारण विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है, वित्त विधेयक फर्स्ट विधेयक सेकंड के मामले में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो संसद की संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान आप सबको पता है आर्टिकल 108 में। इस प्रावधान के तहत लोकसभा में पारित किसी सामान्य विधेयक या को मंजूरी मिल गई हो, राज्यसभा ने नहीं दिया हो या राज्यसभा ने पारित कर दिया हो, लोकसभा, कहने का मतलब लोकसभा और राज्यसभा के मध्य जब गतिरोध पैदा हो जाए धन विधेयक को छोड़कर, तो उसे पारित करवाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? उस मतभेदों को हल करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? संयुक्त अधिवेशन की आवश्यकता होगी। देखो ये तो हमारी प्रोसेस थी संयुक्त अधिवेशन की, और संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करता है और लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए इसमें लोकसभा का प्रभाव ज्यादा होता है। लेकिन कुछ बातें इतिहास की देख लेते हैं कि कब कब आज तक संयुक्त अधिवेशन हुए, वो कौन से 3 मामले हैं जब संयुक्त अधिवेशन हुई, याद रख लेना इसको प्लीज। प्रथम संयुक्त बैठक का आयोजन 1961 में किया गया। भारत के इतिहास में सबसे पहला जो संयुक्त अधिवेशन हुआ वो हुआ 1961 में, जब तत्कालीन सरकार को राज्यसभा में बहुमत होने के बावजूद दहेज निषेध विधेयक 1959 के मामले में हार का सामना करना पड़ा। एक विधेयक था दहेज निषेध विधेयक। कांग्रेस की सरकार थी, राज्यसभा में बहुमत था, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया और इसीलिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया 1961। याद रखना विषय कौन सा था? दहेज निषेध। तो पहले दहेज का विषय आया। दूसरा संयुक्त अधिवेशन हुआ 1978, 17 साल बाद में। किस मामले में हुआ? बैंकिंग सेवा आयोग एक विधेयक था, उस मामले में आया और यह दूसरा मौका था 1978 का। तीसरा मौका था संयुक्त अधिवेशन का 2002 में, जब यह आया था आतंकवाद निरोधक विधेयक, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। तो जब ये विधेयक आया तो इसके लिए भी लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध हुआ और इसकी वजह से संयुक्त अधिवेशन करना पड़ा। तो ऐसे 3 मामले आए जब संयुक्त अधिवेशन का आयोजन हुआ। तीनों में आपको याद रखने की आवश्यकता है 1961, 1978 और 2002। 1961 का आप याद रख सकते हो कि दहेजवाड़ा था, 1961 का दहेज के 1978 में बैंकिंग से संबंधित था और 2002 का आतंकवाद से संबंधित था पोर्टाबल। तो ये थी आपकी संसद की विधायी प्रक्रिया की सामान्य सी बातें। संसद के बारे में कुछ और नई चीजें हम लेकर जल्द हाजिर होंगे, लेकिन इस चीजों को आप ध्यान से समझना आशा है आपके कोई इश्यू नहीं आएगा, समझने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। फिर भी कोई समस्या में कठिनाई आती है, मैं हाजिर हूं आपकी सेवा के लिए एक नए वीडियो में। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।